ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो गाइस, अभी तक हमने क्या करा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडिविजुअल एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस भी करे हैं और उसके पहले हमने फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करे हैं। तो हम क्या करते हैं ताकि हम टच से बाहर ना हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक और फुल क्वेश्चन करते हैं। तो आज की क्लास में हम कोशिश करते हैं एक फुल क्वेश्चन कर सके और एक इंडिविजुअल एक्टिविटी वाला क्वेश्चन कर सके। अगर ऐसा हमने कर लिया तो फिर आज हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे और मैं लास्ट में आपको इस क्लास में आपको एक सरप्राइज दे दूंगा। ठीक। तो अब आप क्या करिए, अपनी कॉपी में एक फुल फॉर्मेट बना लो। जो फुल क्वेश्चन का हम फॉर्मेट करते हैं ना, वो वाला बना लीजिए। मैं भी अपनी उसमें बुक में बना लेता हूँ। जब फॉर्मेट बन जाए तो एक बार शो ऑफ कर दीजिएगा। करें, स्टार्ट करें। ओके। चलिए, देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर ये फॉर्मेट बना हुआ है और इस तरफ मेरे पास मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऊपर कंपनी का नाम दिया हुआ है, अमूल लिमिटेड। तो आप लोग भी यहाँ पर लिख लीजिएगा। जब भी आप पेयर कर रहे हो तो प्लीज पूरी डिटेल लिखिएगा। हर चीज के मार्क्स होते हैं। सो मैं यहाँ पर दो चीजें लिख लूंगा। एक तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा अमूल लिमिटेड और एक नीचे यहाँ पे लिख लूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये मैंने लिख लिया। अब मैं जरा एक बार, हमें पता है हम क्वेश्चन करने से पहले एक बार अपने क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, देखें क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस में एक नोट दिया हुआ है। नीचे नोट में देखें तो यहाँ पर अब अपने को एक नए तरीके का रिजर्व देखने को मिल रहा है, कैपिटल रिजर्व। देखते हैं क्या होगा। जनरल रिजर्व हमें पता है, सरप्लस हमें पता है। वापस आ जाए। अदर करंट लायबिलिटी, नॉर्मल हंसना रोना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 2 दिया है। नोट नंबर 2 में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है। हमें पता है, प्रोविजन हम देख चुके हैं। फिर एसेट साइड में आ जाए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है। नीचे नोट में आए तो यहाँ पर अब अपने को मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ है। तो जैसे ये दो चीजें आ जाती है, हमें पता है हमें दोनों का अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर ऊपर आ जाए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम देखेंगे। ठीक। उसके बाद आ जाए इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज हंसना रोना, ट्रेड रिसीवेबल हंसना रोना, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये हमारा आंसर का पार्ट होता है। सो हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक काम करते हैं, ये जो वर्ड है ना ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग हटा देते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हमें नहीं दिया हुआ है। बाकी पूरे नीचे एडजस्टमेंट में आ जाए तो हमें पास मशीन से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दिया है। हमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। हमें इनकम टैक्स से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दिया है और हमें इंटरम डिविडेंड दिया हुआ है। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कुछ ज्यादा यहाँ पर चूचाक नहीं है। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करें। चलिए साथ में सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया शेयर कैपिटल। तो मैं फास्ट फास्ट बोलता जाऊंगा, आप भी अपनी कॉपी में लिखते जाना। और कहा जहां पर भी डाउट हो आप मुझे बोल देना कि सर यहाँ पर रुक जाइए, समझ में नहीं आया। सो शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। मैं सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया। ये इंक्रीज हो रहा है तो मुझे पता है इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इशू करते हैं। तो मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख लिया इशू ऑफ शेयर कैपिटल। और कितना इंक्रीज हुआ है, 1 लाख रुपीज का इंक्रीज हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 लाख। इसमें मेरे ख्याल से किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। उसके बाद आ जाऊं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाऊं नोट नंबर 1 में। तो ये कैपिटल रिजर्व कुछ नए टाइप की चीज है जो मैंने आज तक नहीं देखी, तो इसको मैं थोड़ा सा छोड़ कर रखता हूँ क्योंकि ये मुझे नहीं पता है। जनरल रिजर्व हमने देखा है, अगर इंक्रीज होता है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के वर्किंग नोट में प्लस करते हैं, डिक्रीज होता है तो माइनस होता है। देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो आप ये वर्किंग कैपिटल बना रहे होंगे। यहां पर आप लिख लेंगे प्लस जनरल रिजर्व। कितना इंक्रीज हो रहा है, 15,000 से, तो हमने भी कर दिया प्लस 15,000। उसके बाद क्या दिया, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल करंट ईयर का 2,38,000 दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर का 1,86,000 दिया हुआ है। तो मेरा नेट आंसर कितना आ जाएगा, 230 में से 8 जाएगा 5, 52,000। ठीक है। अब सर ये कैपिटल रिजर्व क्या है। सो आप जरा ये नोट नंबर 2 पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, सोल्ड सम ट्रेड इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट विच वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब ये कैपिटल रिजर्व किससे रिलेटेड है, इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो जब मैं इन्वेस्टमेंट के एडजस्टमेंट पर आऊंगा तब हम इसके बारे में सोचेंगे। अभी हम इसको छोड़ कर रखते हैं, ये हमें करना बाकी है। ठीक है। सो जितनी चीजें आती है पहले वो तो कर ले हम लोग, बाकी चीजें बाद में करेंगे। ठीक।
चलिए, तो रिजर्व वापस ऊपर आ जाए, मैंने शेयर कैपिटल कर लिया, रिजर्व एंड सरप्लस में एक कैपिटल रिजर्व रह गया है। फिर आ जाऊं करंट लायबिलिटी में, सबसे पहले अदर करंट लायबिलिटी दिया है, इसका हंसना रोना करना है। हंसना रोना कहाँ होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल के नीचे। तो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल के नीचे आ गया। और क्या हो रहा है? मेरा अदर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो आई विल राइट इट हियर, इंक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी। और लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो रोने की बात, लेकिन हम हंसेंगे, प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे? 10,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो वी विल एड इट हियर 10,000। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? प्रोविजन। प्रोविजन में क्या दिया हुआ है नीचे? प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। और प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी हमें क्वेश्चन में दिया है। सो ये प्रोविजन फॉर टैक्स का केस नंबर 2 है, जहां पर हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर व्यू दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाऊंगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, और इसका अकाउंट बनाऊंगा। अकाउंट हमें इसको पता है 4 लाइन की जरूरत होती है, तो 4 लाइन में हमारा अकाउंट बन जाएगा, 3 लाइन में। और प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है वो लायबिलिटी होता है, इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे लिखूंगा? क्रेडिट साइड, बाय ओपनिंग बैलेंस। और ऑपोजिट साइड पर यहाँ पर लिखूंगा टू क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स का? ये दिया हुआ 90,000। सो आई विल राइट इट हियर 90,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ? 80,000। तो क्लोजिंग बैलेंस में लिख लूंगा 80,000। नीचे आऊं, देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया, आप थर्ड वाली एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़िए। देखो, इनकम टैक्स पेड, आप में से कोई मुझे बताएगा इनकम टैक्स पेड हम कौन से साइड पर लिखते हैं? सर डेबिट साइड। वेरी गुड, डेबिट साइड पे क्या नाम से लिखते हैं अक्षांश? टैक्स पेड। नहीं, टू बैंक अकाउंट। हाँ, टू बैंक है ये अकाउंट, टैक्स बट वो ये टैक्स पेड होता है ना, बैलेंस बचता है वो। यस, ये है टैक्स पेड, लेकिन हम अकाउंट में वर्ड क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। टू बैंक टू अकाउंट बैंक, कितना दिया ठीक। है? 88,000। और ये हमारा टैक्स पेड है। और टैक्स पेड को हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सबसे लास्ट आइटम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, माइनस टैक्स पेड 88,000। ठीक। अब हमें पता है प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट होता है नहीं, और हमें दिख भी नहीं रहा है। तो मैं इस अकाउंट को क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। तो डेबिट साइड में मेरे पास टोटल आ रहा है 1,68,000। इधर इधर भी क्या आना चाहिए? 1,68,000 आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर बच रहा है मेरे पास 78,000 का। तो हमें दो आइटम चाहिए होता है, एक टैक्स पेड, एक प्रोविजन फॉर टैक्स। तो टैक्स पेड दिया था, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? प्रोविजन फॉर टैक्स बन जाएगा 78,000। और प्रोविजन फॉर टैक्स को हम क्या करते हैं? अपने जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये वर्किंग नोट 1 बन रहा है, इसमें आकर प्लस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 78,000। ठीक है। सो इस तरीके से मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट खत्म। सो मेरा लाइबिलिटी साइड खत्म हो गया, अदर करंट लाइबिलिटी मैंने कर लिया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन मैंने कर लिया। किसी को कोई डाउट? नहीं, लाइबिलिटी साइड में नहीं कुछ खास ऐसा था भी नहीं, कुछ डिबेंचर्स वगैरह भी नहीं दिए हुए थे। फिर आ जाए नॉन करंट एसेट्स पे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हमने नोट नंबर 3 पढ़ा हुआ है। हमें पता है मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ है, और हमें ये भी पता है कि एडजस्टमेंट भी दिया है। तो पहली फुर्सत में मैं क्या करूंगा? अकाउंट बना लूंगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अकाउंट बना लूंगा। दो अकाउंट बनेंगे हमारे, कौन कौन से? एक बनेगा मशीनरी अकाउंट, एक बनेगा एक्यूमुलेटेड डेब्ट। मैं यहाँ नाम लिख लेता हूँ, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट के लिए 5-6 लाइन की जरूरत पड़ेगी, और एक्यूमुलेटेड डेब्ट के लिए 3 या 4 लाइन। ये मशीनरी अकाउंट और ये हमारा डेब्ट। ठीक है, ये मेरा फॉर्मेट बन गया। अब मैं जरा इंफॉर्मेशन देखूं, पर इंफॉर्मेशन से भी पहले हमें एक चीज पता है, मशीनरी एसेट होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आएगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ टू ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा, बाय क्लोजिंग बैलेंस। देखिए, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया है 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 6 लाख। सो ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख लिया 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस मैंने लिख लिया 6 लाख। अब क्या दिया हुआ? एक्यूमुलेटेड डेब्ट। एक्यूमुलेटेड डेब्ट का लाइबिलिटी होता है, तो ओपनिंग बैलेंस बाय ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर, और टू क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,50,000, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,70,000। यहां तक कोई डाउट? ये तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखे। अब जरा इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ें।
फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन पढ़ी, क्या लिखा हुआ है? सोल्ड वन मशीन ऑफ 30,000, द कॉस्ट ऑफ विच वॉज 60,000, मतलब इसकी कॉस्ट थी 60,000, मैंने इसको बेचा है 30,000 पे। और आगे क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन वॉज 20,000। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का करते क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप के डेबिट साइड पे लिखते हैं हम लोग टू मशीन अकाउंट 20,000, और सेम अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देते हैं ऊपर मशीन अकाउंट बाय एक्यूमुलेटेड डेप के। ये वाला यहां से ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये मशीन मैंने बेची कितने में है? लिखा हुआ फॉर ₹30,000। तो जब हम मशीन बेचते हैं तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेची है? 30,000 में बेची है। और सेल करने से इनफ्लो होता है, तो मैं जाऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैं यहाँ पे लिख लूंगा सेल और मशीन। कितने में सेल करी है? 30,000, ठीक। अब हमें एक और चीज पता है कि जब भी सेल करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस तो होता ही होता है। तो हम देखें क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है इस एसेट की वैल्यू थी 60,000, जिसपे आपने डेप्रिसिएशन लगाया है 20,000, मतलब इसका बुक वैल्यू जो है वो कितना हो गया? 40,000। और इस 40,000 की बुक वैल्यू को आपने सेल करा है 30,000 में, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ, क्योंकि वैल्यू थी 40,000, सेल करा मैंने 30,000 पे, तो मुझे लॉस हुआ है 10,000 का। और इस लॉस को हम क्या करते हैं? क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय लॉस ऑन सेल। कितना आ गया? 10,000। और लॉस को हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर देते हैं। तो मैं जाऊंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, यहाँ पे लिख लूंगा लॉस ऑन सेल 10,000। ये समझ में आया? ठीक है। अब आ जाए, तो एसेट से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम लोग क्लोज करने की कोशिश करते हैं जो दोनों अकाउंट हमने बनाए थे। सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेट को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बैलेंसिंग टोटल आ रहा है 1,90,000। इधर भी 1,90,000 आना चाहिए था, पर नहीं आ रहा है। यहाँ पे 40,000 का बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। और हमको पता है, हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर बचता है वो क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन। सो ये 40,000 का डेप्रिसिएशन आया, और डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग प्लस कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 40,000। ये समझ में आया सबको? ठीक है। सो इस तरीके से मेरा एक्यूमुलेटेड डेब्ट का अकाउंट क्लोज हो गया। अब मैं जरा अपने मशीन अकाउंट को भी क्लोज करूं। सो मशीन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा दिख रहा है, 60, 620, 630, 6,60,000। इस साइड का टोटल आ रहा है 6,60,000। तो इस साइड का भी 6,60,000 आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है? ओनली 5 लाख। तो 1,60,000 का बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। और हमें पता है ये बैलेंसिंग फिगर क्या होता है? टू बैंक अकाउंट, मतलब इतना हमने परचेज करा होगा। और परचेज करने से आउटफ्लो होता है, तो मैं जाऊंगा अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यहाँ पे मैं लिख लूंगा परचेज ऑफ मशीन। कितना? 1,60,000, और ये आउटफ्लो है इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में लिख लिया। क्लियर है? सो इस तरीके से मेरा मशीन अकाउंट भी क्लोज हो गया, और मेरा एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट भी क्लोज हो गया। इसमें किसी को डाउट नहीं? बहुत बढ़िया। अब वापस ऊपर आ जाते हैं। तो आपने अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कर दिया, फिर क्या दिया हुआ है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी एडजस्टमेंट है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने मशीनरी का अकाउंट बनाया ना, सेम ऐसा ही, क्योंकि वो भी एक एसेट होता है, तो मुझे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर इसका अकाउंट कैसा बनता है? जैसे सेम एसेट अकाउंट आपने सीखा, सेम डिक्टो वही चीज बनेगी। सिर्फ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और अदर फिक्स्ड एसेट्स में फर्क क्या है? उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। बाकी सब कुछ सेम वही का वही। तो आज हम बनाकर भी देख लेते हैं। सो अगेन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अपना एसेट होता है ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर, टू ओपनिंग बैलेंस, और क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग बैलेंस बाय क्लोजिंग बैलेंस। देखो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? 80,000 दिया है।
और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है 60,000, तो मैंने लिख लिया ओपनिंग बैलेंस 80,000, क्लोजिंग बैलेंस 60,000। अब जरा इसके एडजस्टमेंट को ध्यान से देखते हैं। बोल रहा है आपने करंट ईयर में सेकंड वाला एडजस्टमेंट पढ़ी, क्या लिखा हुआ है, सोल्ड सम ट्रेड इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट विच वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो बोल रहा है आपने इस साल में कुछ रिजर्व्स को सेल किया है जिसपे आपको प्रॉफिट हुआ है, और वो प्रॉफिट कहां पर डाल दिया हमने, कैपिटल रिजर्व में। इट मींस ये जो रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व दिख रहा है ना 10,000 का, पहले तो जीरो था, अब क्या है 10,000। तो ये जो 10,000 है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो मैंने बोला वो समझ में आया, ठीक है। अब सर हम इसका करेंगे क्या, हर समझ में आया जो बोला, ठीक है। अब सर हम इसका करेंगे ये कि जब हमें बताइए बताइए मुझे, जब हम एसेट अकाउंट बनाते हैं और सेल करने से हमें अगर प्रॉफिट होता है उसको हम कहां पर लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड पर। लॉस होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड पे लिखते हैं अकाउंट के। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है। सो लॉस होता है तो क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड पे। तो वैसे हम जब एसेट अकाउंट बनाते थे तो यहाँ पर क्या लिखते थे, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। पर अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि इसने हमको क्वेश्चन में बताया है कि जो प्रॉफिट हुआ है ना वो कहाँ ट्रांसफर हुआ है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है। और जब प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट को हम क्या करते थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देते थे। आप में से कोई मुझे बताएगा कि जब प्रॉफिट होता था तो हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस क्यों करते थे। नेट प्रॉफिट्स में इनकम्स भी मतलब नेट प्रॉफिट में से हटाना पड़ता है कि हाँ, यस एग्जैक्टली सर, नेट प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग। नेट प्रॉफिट में ये प्रॉफिट मेरा ऐड हो चुका होता था, बट सिंस इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम तो इसलिए मैं उसको हटाने के लिए उसको रिवर्स कर देता था। पर ये रिवर्स क्यों करते थे, जब आपका प्रॉफिट आपने नेट प्रॉफिट में ऐड किया हो तो आप माइनस करोगे। पर अभी अपने को क्वेश्चन में क्या बोला, ये इन्वेस्टमेंट पे जो मुझे प्रॉफिट हुआ है ये मैंने पीएनएल में नहीं डाला, ये मैंने कैपिटल रिजर्व में डाला। तो जब ये प्रॉफिट मेरा नेट प्रॉफिट में प्लस हुआ ही नहीं है तो क्या मुझे दोबारा माइनस करने की जरूरत पड़ेगी उसको, नहीं पड़ेगी। इसका मतलब अब इस प्रॉफिट को मैंने यहां लिख दिया और मुझे इसे ना कहीं प्लस करने की जरूरत है ना कहीं माइनस करने की जरूरत है, क्योंकि ये मेरा नेट प्रॉफिट में गया ही नहीं है। एम आई क्लियर, ठीक है। तो ये कैपिटल रिजर्व का इंतजाम हो गया। ये कैपिटल रिजर्व कहाँ गया है सर, ये यहां पर दिख रहा है, और इसको हम ना कहीं प्लस करेंगे ना कहीं माइनस करेंगे। ये लॉजिक समझ में आया, ठीक है। अगर ये लाइन नहीं दी होती ना कैपिटल रिजर्व वाली, तो हम लोग प्रॉफिट यहाँ 10,000 लिखे थे और इसको नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करते। बट सिंस ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपने प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में डाल दिया है तो प्रॉफिट में प्लस हुआ ही नहीं है, तो मुझे दोबारा माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर ऑन दिस, बहुत बढ़िया। अब और कोई देखें एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या, इन्वेस्टमेंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया। अब इस अकाउंट को जरा क्लोज करते हैं। अब यहां पर आप देखोगे कुछ डिफरेंट चीज हो रही है। हमारा डेबिट साइड बढ़ा रहा है 90,000 और इधर का बैलेंस 60,000 आ रहा है, जबकि 90,000 आना चाहिए। सो बैलेंसिंग फिगर हमारा इस बार क्रेडिट साइड में बच गया। आप बताएंगे ये क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर क्यों बच रहा सर सेल करा होगा है। यस, इन्वेस्टमेंट। यस एग्जैक्टली, ये हमने क्या करा है सर, सेल करा है। देखो क्रेडिट साइड में दो चीजें आती हैं, या तो सेल आता है या तो डेप्रिसिएशन आता है। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं है, तो बाकी क्या बचा, सेल। और क्वेश्चन में हमें बोला भी था इन्होंने कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कितने रुपीस में सेल किए थे वो नहीं बताया। तो मेरा जो 30,000 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है यही मेरा सेल का अमाउंट आ गया। और सेल करना क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, इसलिए मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आऊंगा और यहां पर मैं लिखूंगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। 30,000 प्लस में लिखूंगा। ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आज समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए वापस ऊपर आ जाएं। तो मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खत्म हो गया, मेरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। अब क्वेश्चन लगभग एंड की ओर है। सबसे पहले क्या दिया, इन्वेंट्री। हंसना रोना करते हैं। सो इन्वेंट्री क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आई विल राइट हियर इंक्रीज इन इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री अपना एसेट होता है, एसेट बढ़ रहा है तो हंसने की बात, लेकिन हम रोएंगे। कितना रोएंगे, 63,000 से रोएंगे बिल्कुल।
और फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस भी अपडेट करेंगे कि हमने आज रोया है बिकॉज मेरा एसेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, सो इन्वेंट्री इज डन। फिर ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको भी लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ये भी हंसने की बात है लेकिन हम रोएंगे। देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है, आई थिंक 44,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो 44,000 माइनस कर। ठीक है, उसके बाद अब ये कैश क्या है, ये तो हमारे आंसर का पार्ट होता है, इसको छोड़ देते हैं। नीचे आए, सो मैं रिजर्व, अब हम रिजर्व की तीनों चीजें कर दी हमने, कैपिटल रिजर्व भी देख लिया, जनरल रिजर्व भी देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लिया, हमने प्रोविजन फॉर टैक्स भी देख लिया, मशीन भी देख लिया, एक्यूमुलेटेड डेट भी देख लिया। नीचे आए, ये रह गया, बोला डिविडेंड हैज बीन प्रपोज 12% फॉर बोथ द ईयर्स ऑन क्लोजिंग कैपिटल। तो बोला दोनों साल में आपने 12% का डिविडेंड प्रपोज किया था। इसका मतलब अब ये 12% किसका कैलकुलेट होगा, हम डिविडेंड किसको देते हैं, जिन्होंने शेयर मतलब जिन्होंने शेयर खरीदे शेयर हो। होल्डर्स को, सिंपल शेयर शेयर होल्डर होल्डर्स को। यस, तो हमारा शेयर होल्डर्स ओपनिंग कितना था 3 लाख, क्लोजिंग कितना था 4 लाख, तो मेरा जो ओपनिंग बैलेंस होगा प्रपोज डिविडेंड का वो कितना होगा 3 लाख का 12%, दैट इज 36,000। और क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा 4 लाख का 12%, दैट इज 48,000। सो इसने क्या करा, अपने को प्रपोज डिविडेंड का मैंने आपको बताया था ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, इसने इनडायरेक्टली दे दिया परसेंटेज में। तो बोला ओपनिंग पे भी 12%, क्लोजिंग पे भी 12%। ठीक है, और तो हम क्या करते हैं, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको तो हम इग्नोर कर देते हैं, और जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको हम मानते हैं अपना डिविडेंड पेड। और डिविडेंड पेड का एडजस्टमेंट क्या होता है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस होता है। डिविडेंड पेड कौन सा वाला, ओपनिंग वाला, 36,000 यहाँ माइनस हो जाएगा, और यही डिविडेंड पेड जो है हमारा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस डिविडेंड पेड 36,000। किसी को कोई डाउट है आप, नहीं, बहुत बढ़िया। सो नोट भी हमारा कंप्लीट हो गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाए, फर्स्ट वाला हमने कर लिया, सेकंड वाला हमने कर लिया, थर्ड वाला हमने कर लिया, फोर्थ वाला बच गया। क्या है फोर्थ वाला, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट अपने को दिया है, मैं आपको इंटरिम डिविडेंड के बारे में बता चुका हूँ। सेम डिविडेंड पेड जैसा एडजस्टमेंट होगा। आप यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर दोगे इंटरिम डिविडेंड, कितना दिया है 15,000, और क्या करोगे इसको यहाँ पर प्लस भी कर दोगे इंटरिम डिविडेंड 15,000। तो इस तरीके से क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा है, बस ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना है 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 40,000। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 30 एंड 40, ताकि याद रहे। अब मुझे इस क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन का मैंने सब कुछ कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ टोटलिंग लगानी है। सबसे पहले इसकी टोटलिंग लगाएंगे, इसकी टोटलिंग लगाइए जरा, कितना आ रहा है 52,000 प्लस 15,000 प्लस 78,000 प्लस 36,000 प्लस 15,000, 1,96,000। 1,96,000 का आंसर आ रहा है, 1,96,000। इस 1,96,000 को ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा, नेट प्रॉफिट 1,96,000। ठीक है, अब इनका टोटल लगाऊंगा और ये वर्किंग कैपिटल का आंसर निकालूंगा। 1,96,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000, 2,46,000। फिर 2,46,000 में प्लस करूंगा 10,000, माइनस करूंगा 63,000, माइनस करूंगा 44,000, और लास्ट में टैक्स पेड भी दिया है 88,000। तो मेरा नेट आंसर जो आ रहा है वो पॉजिटिव का 61,000 आ रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाए, तो कितना आ रहा है, इसमें 30,000 माइनस 1,60,000 प्लस 30,000, 1 लाख माइनस का आंसर। ये इन्वेस्टिंग का आंसर आ गया। फाइनेंसिंग का देखें तो अपना आ रहा है 1 लाख प्लस का माइनस 36,000 माइनस
15,000, 49,000 आंसर। सो हमारे तीनों के फाइनल आंसर आ गए। अब इनका ग्रैंड टोटल आ गया 49,000 प्लस 61,000 ऑपरेटिंग का और माइनस 1 लाख इन्वेस्टिंग का। सो जब मैंने टोटल लगाया तो मेरा आंसर आ रहा है पॉजिटिव का 10,000। इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा नेट इनफ्लो, क्योंकि पॉजिटिव में आया है, फॉर द ईयर 10,000। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैंने यहाँ साइड में लिख के रखा था ओपनिंग बैलेंस 30,000 था, मैंने यहाँ ऐड करा तो मेरा आंसर 40,000 आना चाहिए। और हमें पता है कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस 40,000 था। सो इट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ में आया? तो हमने सोचा अभी तक हम इंडिविजुअल एक्टिविटी कर रहे थे, तो हमने सोचा एक बड़ा क्वेश्चन भी करके देखते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल तो देख ही लिया था। तो बहुत अपने बुक्स में बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी दिए हैं, और अगर आपको याद हो तो एग्जाम क्वेश्चन करने से पहले भी हमने 2 क्वेश्चन ऐसे करे थे जो काफी कॉम्प्लेक्स थे, जिसमें वो डिस्काउंट भी था और सिक्योरिटी प्रीमियम भी था। तो मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन जो अभी हमने किया। आई होप सबको क्लियर था। सो अब आज मैंने बोला था एक क्वेश्चन फुल करेंगे, एक क्वेश्चन छोटा वाला भी कर लेते हैं। तो एक छोटा वाला तगड़ा क्वेश्चन देखते हैं, कोई अच्छा तगड़ा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें रिवाइज हो जाए हमारी काफी सारी चीजें। तो देखें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपने बुक में। हाँ, ये कुछ अच्छा सा दिख रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है, मजेदार है। सो ये वाला क्वेश्चन क्योंकि तगड़ा है, ये अपन साथ में कर रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा सा हाई है, बट क्योंकि इंडिविजुअल एक्टिविटी वाला है तो वी कैन डू दैट। और फिर इसके बाद मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट आज यहाँ पर ऑफिशियली खत्म कर दूंगा, ऑफिशियली ऑफ। सो हम लोग कर रहे हैं, अगर आपके पास बुक है तो आपके बुक का पेज नंबर है 4.125, क्वेश्चन नंबर है 36। ये वाला हम कर रहे हैं, इंडिविजुअल एक्टिविटी का क्वेश्चन है। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे इसमें, इसमें कुछ नई नई चीजें भी हैं। तो लेट्स डू दैट। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी करना है, इसका मतलब अब हमें पूरे फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक छोटा सा फॉर्मेट बना लीजिए जिसमें आप 2 लाइंस या 3 लाइंस खींच लीजिए कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 36, सेंटर में लिख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेंटर में नहीं लिखना हो तो जैसे नॉर्मली लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हो। और यहाँ पर हम लोग 5-6 लाइन का, 6-7 लाइन का हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं ताकि हमें सारी चीजें पता चल जाए क्या क्या दिया हुआ है। हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है जो इंक्रीज हो रहा है, 4 लाख से 6 लाख हो रहा है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ है, 11% डिबेंचर दिया हुआ है, सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आइटम। फिर बोल रहा है इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम, तो कुछ इंफॉर्मेशन दी है एसपीआर से रिलेटेड। ये जो प्रीमियम, ये कौन सा प्रीमियम है, दिस इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। फिर बोल रहा है अंडर राइटिंग कमीशन, अब ये पहली बार देख रहे हैं अपन। द कंपनी, ये आगे इंफॉर्मेशन दी, द कंपनी मेट अंडर राइटिंग कमीशन फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम, बस यही एक नया कॉन्सेप्ट है। फिर बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम, हमने वापस किया है एट पार अलोंग विद द डिविडेंड। ठीक है, कोई टिपिकल चीज नहीं है। एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल, थैंक गॉड साल के बीच की डेट नहीं दी है। और फिफ्थ वाला क्या बोला, द कंपनी पेड इंटरिम डिविडेंड 9% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, द कंपनी डिड नॉट प्रपोज फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। तो जब प्रपोज ही नहीं किया तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, खत्म। सो अब इसको वन बाय वन शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, आप लोग 2 चीजें सीखोगे, अंडरराइटिंग कमीशन और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का वो अकाउंट बनाना जो मैंने आपको सिखाया था। सो लेट्स स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में तो हम लोग एक्सपर्ट है, इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इशू, ब्लैक पेन, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। सो 2 लाख से इंक्रीज हो रहा है तो 2 लाख मैंने यहाँ पर 10। फिर क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, ये हो गया इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोल रहा है रिडीम करा है, एट पार करा। एट पार का मतलब क्या होता है, ना मैंने उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया है, ना मैंने उसको कुछ कम पैसा दिया है। सो प्रेफरेंस शेयर 3 लाख से 2 लाख से 3 लाख से 2 लाख हो रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितना रिडीम किया है हमने, 1 लाख का, तो 1 लाख माइनस में आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन में क्या बोला, अलोंग विद द डिविडेंड, मतलब अब आपने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड पे किया है। तो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड हो, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड हो, डिविडेंड का वही ट्रीटमेंट होता है जो हम करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा डिविडेंड का हम क्या करते हैं, फाइनेंसिंग में माइनस करते हैं और ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं। बट सिंस यहाँ हम ऑपरेटिंग बना नहीं रहे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड पे। सर बट यहाँ डिविडेंड का अमाउंट तो दिया नहीं, कोई बात नहीं, परसेंटेज तो दिया है 10%। पर सर परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। इफ नो इन्फॉर्मेशन ओपनिंग बैलेंस, इफ डेट गिवन इज ओपनिंग डेट क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग डेट ओपनिंग बैलेंस। तो आप क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कि आपने को क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2024। कौन सी डेट दी है, क्लोजिंग डेट दी है। सो क्लोजिंग डेट दी है तो डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होगा। एंड ओपनिंग बैलेंस अपना कितना है, 3 लाख। सो डिविडेंड 3 लाख के ऊपर 10% कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 30,000। और इसको मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगा 30,000। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, नहीं सिंपल था, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंट था नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। सो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया, फिर क्या दिया हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ है। तो अब सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिलेटेड हमें पता है क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था जब भी एडजस्टमेंट आ जाए हम लोग अकाउंट बना लेंगे। सो मैं यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम का एक छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट, इसमें 3-4 लाइन से ज्यादा की हमें जरूरत नहीं होती है, तो मैंने एक छोटा सा अकाउंट बना दिया। ठीक है, तो ये लाइनें बहुत खतरनाक टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, हटा देते हैं इसको, तो सीधी लाइन बना। लो भाई, लाइन मारने में तो होशियार है। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, लायबिलिटी होता है, इसलिए लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आ गया, तो मैं क्रेडिट साइड पर लिख लेता हूँ बाय ओपनिंग बैलेंस। कितना दिया हुआ है सिक्योरिटीज, 0। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 2। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको 35,000। ठीक है, अब मैं देखो एडजस्टमेंट क्या दिया है। सबसे पहले फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखते हैं। चलिए कचरा हटा देते हैं जो मैंने कर दिया था। चलो, सो पहला वाला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑन 31 मार्च 2024। हमने इक्विटी शेयर्स इशू कितने करे थे, 2 लाख रुपीज के इशू करे थे, तो 2 लाख के शेयर्स पर हमने 20% का प्रीमियम दिया हुआ है। तो मतलब टोटल प्रीमियम कितना हो रहा है मेरा। सो मैंने आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में क्या बताया था कि जब सर एक सिक्योरिटीज डाउट प्रीमियम है पैसा, हाँ बोलो बोलो। सर, वो आपने जो थर्ड एडजस्टमेंट में वो, हाँ एडजस्टमेंट में बताया, एट पार का मतलब क्या है वहां पे? एट पार का मतलब देखो 3 चीजें होती है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। पार का मतलब जितनी वैल्यू है उतना ही पैसा दूंगा वापस। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, मैं ज्यादा दूंगा। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कम दूंगा। तो यहाँ एट पार बोला है, मतलब ये डिफरेंस 1 लाख का आ रहा था ना प्रेफरेंस शेयर में, तो मैंने 1 लाख रुपीज ही वापस करे हैं। अगर यही क्वेश्चन में बोल देता ना कि मैंने प्रीमियम पे रिडम्पशन किया है, तो 1 लाख रिडीम कर रहे हैं और समझो 10% का प्रीमियम बोलता, तो 1 लाख का 10% 10,000, मतलब मैंने उसको पेमेंट कितना करा होता, 1,10,000। ऐसा वाइस वर्सा डिस्काउंट में होता। पार मतलब सेम फेस वैल्यू के ऊपर ही रिडीम किया है। ठीक है, चलिए। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का जब मैं आपको अकाउंट बताया था, मैंने आपको ये बोला था जो भी इनफ्लो होगा वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और ये जो होगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, और जो भी चीज हम लोग राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा कहीं पर। ये मैंने आपको बताया था प्रीमियम। तो पहले क्या बोला है, इक्विटी शेयर्स पर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। मैंने इक्विटी शेयर्स साल में इशू कितने करे थे, 2 लाख। और 2 लाख का 20% कितना होता है, 40,000। तो मैं ये बाय बैंक में कितना लिख लूंगा,
40,000। और जैसे ही मैंने बाय बैंक में 40,000 लिखा, मैं जाऊंगा अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, यहाँ पर लिख लूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 40,000। ठीक, ये समझ में आया। उसके बाद आ जाए हम लोग, तो हमारा ये वाला एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद सेकंड वाला एडजस्टमेंट देखिए। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, अंडर राइटिंग कमीशन। अभी अंडर राइटिंग कमीशन होता क्या है, ये एक तरीके का एक्सपेंस होता है। सही है, अंडर राइटिंग कमीशन को आप थोड़ा समझाएंगे होता क्या है। देखो क्या होता है, जब कम, आप में से किसी को पता अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। सर जो अंडर राइटर को पे किया हाँ, अंडर राइटर कौन कमीशन, होता है? सर अंडर राइटर वो होता है जो जो शेयर्स होते हैं उनको सेल करता है, वेरी गुड। और अगर नहीं बिकते हैं तो वो खुद ही खरीद लेता है। यस, तो देखो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है, बेचती है, आईपीओ लाती है, सुना होगा तुमने। तो अगर कंपनी अपने शेयर्स नहीं बेच पाती तो कंपनी को बहुत नुकसान होता है। तो बीच में यहाँ पर कुछ एजेंट होते हैं, उन एजेंट्स को बुलाया जाता है अंडर राइटर। ये कंपनी को इंश्योर करते हैं कि आप हमें कुछ कमीशन दीजिए, हम आपको श्योरिटी देते हैं कि आपके शेयर्स मार्केट में बिक जाएंगे, और अगर नहीं बिके तो हम खरीद लेंगे। तो एक तरीके के इंश्योरेंस एजेंट होते हैं जो हमारे इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड रहते हैं। तो ये कुछ कमीशन लेते हैं, यही कहलाता है अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन को कभी कभी शेयर इशू एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। और शेयर इशू एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट सेम वैसे ही होता है जैसे इंटरेस्ट पेड का होता है, क्योंकि इंटरेस्ट भी एक एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट पेड को हम क्या करते हैं, फाइनेंसिंग में माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं। पर यहाँ ऑपरेटिंग तो बन नहीं रहा। ठीक, पर अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, अंडर राइटिंग कमीशन जो था वो 5,000 था। द कंपनी मेट अंडर राइटिंग कमीशन फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। मतलब कंपनी ने ये जो खर्चा था इसको राइट ऑफ कहाँ से करा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो ये जो ये राइट ऑफ वाला होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू अंडर राइटिंग कमीशन। कितना, 5,000। ठीक है, तो ये 5,000 यहाँ पर आ गया, ये समझ में आ गया। और इससे अपना क्या हुआ होगा, आउटफ्लो भी हुआ होगा, क्योंकि मैंने अंडर राइटर्स को कमीशन दिया है। और अंडर राइटर्स किससे रिलेटेड रहते हैं, शेयर से रिलेटेड रहते हैं। तो मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर यहाँ माइनस भी कर दूंगा, अंडर राइटिंग कमीशन पेड। कितना पे करा, 5,000, तो माइनस कर दूंगा 5,000। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर देखो मैंने आपको जब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट बता रहा था, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर क्वेश्चन में ये दोनों चीजें दे दी ना, तो आपका अकाउंट बैलेंस होगा ही होगा। क्योंकि इन ओपनिंग और क्लोजिंग और इन दो आइटम्स के अलावा इस अकाउंट में कुछ आता ही नहीं। और आप देखो आपका दोनों साइड का बैलेंस बराबर हो रहा है, 40,000, 40,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड बैलेंस हो गया, तो बैलेंसिंग फिगर कुछ बच नहीं रहा है, तो कोई एडजस्टमेंट भी आप हमारा बचा नहीं। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो वापस ऊपर आ जाए, तो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। अब क्या बचा, 11% डिबेंचर्स। और डिबेंचर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक, इंक्रीज हो रहे हैं तो मतलब मैंने क्या करा होगा, इशू करा होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना इशू हो रहा है मेरा, 1 लाख रुपीज का, तो मैंने प्लस कर दिया 1 लाख। ये तो इसमें तो हम एक्सपर्ट है। कुछ बच गया क्या, एडिशनल डिवेंचर्स के वो एडजस्टमेंट उसके अलावा? सर वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। हाँ सर, ये परसेंटेज बच गया ना। तो ये परसेंटेज क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का परसेंटेज है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफ नो इंफॉर्मेशन ओपनिंग बैलेंस, इफ डेट गिवन, डेट इज ओपनिंग ऑन क्लोजिंग बैलेंस, डेट इज क्लोजिंग ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो देखें, तो ये फोर्थ वाला एडजस्टमेंट क्या बोला, एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल। कौन सी डेट दे दी, ओपनिंग डेट दे दी। इसका मतलब आप कैलकुलेट किससे करोगे, इंटरेस्ट क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 5 लाख। 5 लाख का 11%, कितना आएगा, 55,000 आएगा। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हम क्या करते हैं, फाइनेंसिंग से माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस। तो ऑपरेटिंग तो बना नहीं रहे, सिर्फ यहाँ पे फाइनेंसिंग से माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स माइनस का 55। ये समझ में आया? सो अब मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मेरा एक एक आइटम हो गया,
फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, सेकंड एडजस्टमेंट हो गया, थर्ड एडजस्टमेंट हो गया, फोर्थ एडजस्टमेंट हो गया, फिफ्थ एडजस्टमेंट नहीं हुआ, फिफ्थ एडजस्टमेंट अभी नहीं हुआ, इंटरिम डिविडेंड। बाकी सारा तो हो गया। सो इंटरिम डिविडेंड का एडजस्टमेंट क्या होता है? एडजस्टमेंट बड़ा सिंपल है, फाइनेंसिंग में माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? द कंपनी पेड इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 9% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। अब 9% कैलकुलेट करना है। आप मुझे बता सकते हो कौन से बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग या क्लोजिंग पे? सर ओपनिंग। ओपनिंग पे सर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है, तो हम सारे परसेंटेजेस को किस पे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 4 लाख रुपए का है। 4 लाख का कितना परसेंट हो जाएगा? 9%। 4 लाख का 9% इज 36,000। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटरिम, जगह छोटी पड़ गई मेरे को पहली बार, इंटरिम डिविडेंड पेड माइनस में 36,000। अब मेरा क्वेश्चन ये दिखने में छोटा था लेकिन अब फैंटास्टिक। तो देखो, पहली बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी इतना भरा पूरा परिवार लग रहा है इसका, नहीं तो आज तक बेचारा सबसे गरीब हुआ करता था। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस में कोई औकात नहीं होती, इंडिविजुअल में तो बम फोड़ देता है। ठीक, तो इतनी सारी चीजें इनको प्लस माइनस करके देखें कितना आंसर आ रहा है, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 30,000 प्लस 40,000 माइनस 5,000 प्लस 1 लाख माइनस 55,000 माइनस 36,000। तो फाइनल आंसर आ रहा है पॉजिटिव 1,14,000। दिस इज अवर व्हाट? नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप यहाँ मत लिखना, मेरे लिए नीचे जगह नहीं बची। नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1,44,000, 1,14,000। समझ में आया? मजेदार क्वेश्चन। सो अब ना मैंने आपको जितने एडजस्टमेंट्स करवा दिए ना, मुझे याद नहीं आता कि कोई ऐसा एडजस्टमेंट हो जो एग्जामिनेशन लेवल से एक्सपेक्टेड हो, वो मैंने आपको नहीं करवाया। अगर आप क्वेश्चंस को ढूंढोगे तो आपको कुछ कुछ नए नए एडजस्टमेंट भी छोटे छोटे मिल जाएंगे, बट एज पर हमारा सिलेबस लेवल है, उस सिलेबस लेवल से मैंने थोड़ा ऊपर लेवल तक ही आपको सारे एडजस्टमेंट्स करवा दिए। अगर इतना भी आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना, तो आपको फाइनल एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली इस चैप्टर में। ठीक है। सो गाइज, हमने जब ये चैप्टर शुरू करा था, तो चैप्टर शुरू करते वक्त हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी, बड़ी नई नई चीजें थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि वेदर हम ये चैप्टर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या आप बता सकते हो कि नाउ यू आर एटलीस्ट 70-80% कॉन्फिडेंट कि हम लोग ये चैप्टर कर सकते हैं और हमें आ रहा है जो भी हम चीजें कर रहे हैं? दैट्स गुड टू हियर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? बहुत बढ़िया। सो गाइस, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना एक्सपर्ट बनेंगे, और जितना जल्दी आप इन चैप्टर्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे, लास्ट के लिए आपके पास लोड नहीं बचेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जिस सिंसियरिटी के साथ आप कर रहे हो, सब नहीं, नाम नहीं लूंगा मैं, एक दो लोग बहुत सिंसियर तरीके से कर रहे हैं। सो इतनी सिंसियरिटी से अगर आप करोगे, आपके ट्रायल्स पेपर में भी आपको लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन अकाउंट्स पेपर की पूरी हो गई। ट्रायल्स को भी फोकस हो अभी से ही, जब चैप्टर में सीख रहा हूँ, व्हाई नॉट कि मैं अभी से ही एग्जाम प्रिपरेशन भी करता रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको एग्जाम पेपर को भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। सो जस्ट थोड़ा सा सिंसियरिटी, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, रेगुलर, और अकाउंट्स विल बी ऑन आवर टिप्स। तो अकाउंट्स का लोड ही खत्म हो जाएगा। जितना लोग डरते हैं उतना डरने की हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा एंड हैप्पी राम नवमी टू ईच एंड एवरीवन।